माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज। आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरी आ रही है, बच्चों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम 9th 10th के सिलेबस को भी कवर अप करो, उनके भी कॉन्सेप्ट ऐसे ही अगर क्लियर होंगे तो क्या होगा, बहुत इजी होगा 11th 12th में उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल में पढ़ने में। सो नाउ आई एम गोइंग टू कवर अप होल 9 and 10th सिलेबस CBSE बोर्ड एज वेल एज आई एम ट्राइंग टू अपलोड द ICSE बोर्ड एज वेल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, फिलहाल मैं अभी ले रही हूँ 10th CBSE का लाइव प्रोसेस बायो का चैप्टर। आई एम गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ लाइक साइंस, फुल साइंस आई विल ट्राई टू कवर अप। ओके, सो 9 10th बोथ ICSE एंड CBSE सब कुछ हम कवर अप करेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। ये सेशन स्टार्ट हो रहा है, इस सेशन के एंड तक मतलब कि इस पूरे साल में हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे और उसके साथ ही आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से बिल्डअप कर सकते हैं। इसी के साथ ही टाइम टू टाइम मैं कुछ फ्री स्टडी मटेरियल एज वेल एज बहुत सारी टेस्ट सीरीज या फिर हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं या फिर डाउट सेशन मैं अपनी ऐप पे भी लेती रहूंगी। ठीक है ना, 9 10 से रिलेटेड भी, राइट। सो आप मेरे ऐप से अभी से ही जुड़ जाइए ताकि कुछ भी नया इन्फॉर्मेशन या कोई अपडेट या कुछ और नया एक फ्री क्लासेस या फ्री मटेरियल आपको मिल सके, राइट। सो ऐप लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाइए और इस ऐप को अभी से डाउनलोड करके रखिए। जब कभी भी कोई नोटिफिकेशन आएगा यू विल गेट दैट मटेरियल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो मैं 10th का अभी फिलहाल चैप्टर ले रही हूँ विच इज लाइफ प्रोसेसेस। शुरू करते हैं। यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस की बात करें तो सबसे पहले तो मैं अगर आप पूछूं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, अगर मैं आपको पूछूं कि वेदर इट्स अ लिविंग और नॉन लिविंग, आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम जनरली एक बात करते हैं कि क्या मूवमेंट अगर कोई शो कर रहा है या ब्रीदिंग कर रहा है। ओके, व्हाट इफ अगर एनिमल जो है वो स्लीप कर रहा है, राइट, स्लीपिंग कंडीशन में, तो उस वक्त मूवमेंट्स एज सच नहीं दिख रहे हैं। या फिर अगर हम प्लांट की बात करें तो वहां पे भी हमें क्या है, बहुत विजिबल मूवमेंट्स नहीं दिखते। जनरली हम बोलेंगे कि प्लांट में ग्रोथ हो रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, तो वी विल से कि यस इट्स अ लिविंग बीइंग, राइट, बट जनरली वो इतनी विजिबल नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पे प्लांट की बात करें या एनिमल की बात करें या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, किसके बेसिस पे हम जनरली डिसाइड करते हैं? इट्स ऑन सम मूवमेंट्स। ओके, बट जब वो स्लीपिंग स्टेज में, तो क्या हम उन्हें ये बोलेंगे कि ये अब नहीं है, लिविंग नहीं है? नो। सो इसलिए मैं उसमें एक और वर्ड एड ऑन करते हैं, इट्स मॉलिकुलर मूवमेंट, कि मतलब वेदर दे आर इन स्लीपिंग स्टेज तभी भी उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शन, बहुत सारे प्रोसेसेस स्टिल वो गोइंग ऑन कंडीशन में रहते हैं। तो अगर मुझे किसी लिविंग बीइंग को बताना हो कि ऑन विच बेसिस, तो लिविंग बीइंग की सबसे स्पेशल बेसिस क्या होगा? दैट इज दी मॉलिकुलर मूवमेंट। ठीक है, ये याद रखना, क्या है? मॉलिकुलर मूवमेंट। सो मॉलिकुलर मूवमेंट के बेसिस पे वी कैन से द ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, ये शुरू का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बहुत जनरलाइज लगता है बट क्वेश्चन आते हैं तो हमें ये जरूर से करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर एक लिविंग बीइंग है तो उसको अपने आप को लाइव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, इफ आई एम लिविंग, सो व्हाट आई नीड फूड, राइट। सो व्हाट आई विल डू, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? फूड चाहिए। और फूड के लिए मुझे कौन सा प्रोसेस, मतलब कि अपटेक ऑफ फूड को ही हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट न्यूट्रिशन। गॉट इट? ठीक है, तो न्यूट्रिशन मुझे चाहिए तभी मैं फूड को, मतलब मैं जिंदा रह पाऊंगी, राइट। बट सिर्फ न्यूट्रिशन से बात नहीं चलेगी, राइट, बिकॉज न्यूट्रिशन अंदर जाएगा, वो फूड अंदर जाएगा तो उसको फर्दर डाइजेस्ट करना होगा, उसे फर्दर ब्रेक डाउन करना होगा और ब्रेक डाउन करके उससे क्या करनी होगी? एनर्जी रिलीज करनी होगी। अब वो एनर्जी किस प्रोसेस के थ्रू रिलीज होती है? दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन को आप ब्रीदिंग से कभी भी कंफ्यूज मत होना। ब्रीदिंग इज इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस। ओके, गैसेस O2 एंड CO2। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि यहाँ पे जो भी ये फूड मटेरियल है ये O2 के साथ रिएक्ट करेगा और ये ब्रेक होगा, और ब्रेक होने की वजह से इसी के साथ ही क्या रिलीज होगी? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। यहां तक समझ में आया? ओके, अब ये सब का होता कहाँ है? हर सेल में ये प्रोसेस होता है। ओके, यानी हर सेल को हमारा फूड का जो मटेरियल है, हमारे जो न्यूट्रिशन है या इंग्रेडिएंट्स है वो पहुंचाने होंगे, और हर सेल को ही जो भी हमने O2 इनहेल किया है वो O2 भी वहां पहुंचाना है, राइट। सो ईच एंड एवरी सेल विल रिक्वायर द फूड मटेरियल एज वेल एज ऑक्सीजन, तभी तो वो रेस्पिरेशन कर पाएगी। और जब एनर्जी रिलीज हो रहा है तो इसको भी और दूसरी जगह सर्कुलेट करने के लिए, सो इन सब के लिए व्हाट वी नीड अ
सिस्टम, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए जो इन सब चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सके। सो नेक्स्ट हमें प्रोसेस क्या चाहिए, इट इज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सो वी रिक्वायर ट्रांसपोर्टेशन। नाउ जब ये रेस्पिरेशन होता है, फूड ब्रेक डाउन होता है, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज होते हैं एंड ये वेस्ट प्रोडक्ट हमें हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, वी नीड टू रिलीज इट। सो नेक्स्ट इज व्हाट, एक्सक्रीशन। क्या चाहिए हमें, एक्सक्रीशन चाहिए। क्लियर है, तो 4 स्टेप हमें चाहिए, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। दीज 4 आर द लाइफ प्रोसेसेस। ओके, ये 4 लाइफ प्रोसेस है जिसके बेसिस पे कोई लिविंग बीइंग सर्वाइव कर सकता है। एक और अलग से टर्म की बात करते हैं हम, यूनिसेल्युलर की और मल्टी सेल्युलर की। ठीक है, यूनी एंड मल्टी। ओके, यूनिसेल्युलर का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल सेल, राइट। जब हम एक सिंगल सेल की बात करेंगे तो आप देखोगे हर सेल का हर पार्ट, इस सेल का सरफेस जो है इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एटमॉस्फेयर। दिस इज एटमॉस्फेयर, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है और बहुत सिंपलेस्ट सी स्ट्रक्चर होती है। सो इजीली क्या होता है, यहाँ पे O2 CO2 का एक्सचेंज हो जाता है, राइट। आराम से फूड भी ले लेते हैं ये इसी के थ्रू, यहां से वेस्ट भी रिलीज कर देते हैं। मतलब कि सिंपली क्या, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू दे एक्सचेंज द मटेरियल। यानी कि ये जो चारों प्रोसेसेस जो अलग से एक प्रॉपर सिस्टम है, यूनिसेल्युलर में ऐसे प्रॉपर सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है। दे डायरेक्टली टेक द मटेरियल, डायरेक्टली टेक द O2 CO2 ऐसे ही सीधा रिलीज कर देंगे। विच प्रोसेस, डिफ्यूजन की, बिकॉज दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। बट मल्टी सेल्युलर में एक क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, सी 10th में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी करने जरूरी है। ठीक है ना, तो वहां पे क्या दिया हुआ है कि मल्टी सेल्युलर में डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो सफिशिएंट क्यों नहीं है। ओके, नॉट सफिशिएंट, व्हाई इट इज नॉट सफिशिएंट, राइट। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, सो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, क्यों नहीं है, बिकॉज मल्टी सेल्युलर में इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल। ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। सो अगर आप इसमें आप देखोगे, बाहर का सेल का सरफेस तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है एटमॉस्फेयर के साथ, बट व्हाट अबाउट दीज सेल, ये जो सेल है इसका डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट नहीं है। तो हर सेल, each and every cell surface is not in direct contact with the atmosphere. You can write it down also, right? Each and every surface of the cell or each and every surface of the cell is not in direct contact with the atmosphere. That's why diffusion is not sufficient for fulfilling all the requirements. Okay, because of multiple cell there is a division of labor is present. ठीक है, so now each cell is assigned some particular functions. उनको कुछ some particular activities assign की गई है, वो रोल प्ले करते हैं एंड क्या, ये वाले रोल प्ले करते हैं एंड अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बट सिर्फ डिफ्यूजन के बेसिस पे नहीं हो सकता क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। समझ में आया, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिया। क्लियर है, आगे चले। अब हम बात करते हैं सबसे पहला प्रोसेस विच इज दी। तो आज के टॉपिक में मैं बेसिकली क्या ले रही हूँ, न्यूट्रिशन को मैं ले रही हूँ। ऐसे आपके पूरा चैप्टर जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसका फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं विच इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? इट इज अपटेक ऑफ फूड। क्या? अपटेक ऑफ फूड। किस लिए? फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, आप सेम यही डेफिनेशन अपनी नोटबुक में प्लीज मेक। अगर आप पूरा साल मेरे साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं ना, डोंट वरी, जस्ट मेक अ सेपरेट, आप प्रॉपर एक नोटबुक बनाइए और ये लिखिए। आपके प्रॉपर नोट्स यहाँ पे ही रेडी हो जाएंगे एंड उसके थ्रू आप फुल स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सो अपटेक ऑफ फूड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और क्या चाहिए हमें? एनर्जी के लिए चाहिए। और क्या चाहिए? रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू। क्या चाहिए? रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू। यहां तक क्लियर है? ठीक है, ओके, सो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। समझ में आया? नाउ देयर आर डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब खाना लेने का बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सो लेट्स हैव अ लुक कि क्या क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। 2 ब्रॉड कैटेगरी होती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। वन इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अनदर इज कॉल्ड द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या मीनिंग है। ऑटो, ऑटो यानी कि ओन, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं? मेक
देयर फूड ओन, ठीक है, वो खुद अपना खाना कुक करते हैं, है ना, कुक करते हैं, खुद बनाते हैं। और हेटेरो क्या होते हैं, दोज डिपेंड्स ऑन अदर, डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, ओके, तो खुद खाना नहीं बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड ऑन भी कर सकते हो, डू नॉट मेक देयर फूड ओन, खुद अपना खाना नहीं बनाते हैं। क्या एग्जाम्पल आ जाता है इसमें, प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है, और क्या आ जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो खुद अपना खाना बनाते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, राइट, ये बैक्टीरिया, और यहाँ पे और भी बैक्टीरिया आते हैं लाइक पर्पल बैक्टीरिया, ये खुद अपना खाना बनाते हैं। बट जनरली बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ्स कैटेगरी में ही आते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल आ जाएगा, एनिमल्स, जैसे कि हम लोग भी खुद खाना नहीं बनाते हैं। किचन में खाना बनाना इज नॉट कि हम खुद खाना बना रहे हैं, हमें वो प्रोडक्ट किससे मिल रहे हैं, अल्टीमेटली प्लांट से ही मिल रहे हैं, राइट। सो एनिमल्स हो गए, फंगस जो है टोटली हेटेरोट्रॉफ्स, एंड मोस्ट ऑफ द कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया इसी के हेटेरोट्रॉफ्स में ही आते हैं, ठीक है। चलिए आगे ले लेते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। वन इज कॉल्ड दी फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, और अनदर इज कॉल्ड दी कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, यहां तक क्लियर है। चलिए ले लेते हैं। फोटो मतलब क्या, लाइट, फोटो मतलब क्या, लाइट, राइट। तो यानी कि ऐसे ऑटोट्रॉफ्स, यानी ऐसे जो खुद अपना खाना बनाते हैं, लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या, लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है और इससे क्या बनाते हैं, फूड को बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यही प्लांट्स ही आ गए इसमें, राइट, प्लांट्स आगे किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस, यहां तक क्लियर है। कीमो यानी कि जो एनर्जी सोर्स है, जो एनर्जी सोर्स है वो क्या है, यहां पर केमिकल रिएक्शन, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो वाली एनर्जी को लेकर ये अपना खाना बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पर्पल बैक्टीरिया, ठीक है, ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं, केमिकल एनर्जी की जो यूज करते हैं और उससे खाना बनाते हैं, बट बनाते खुद ही है। ये थोड़ा क्लियर हुआ। हेटेरोट्रॉफ्स में 3 कैटेगरी आती है, 3 कैटेगरी या 3 टाइप्स आप बोल सकते हैं, ओके। कैटेगरीज जो है उनको डिटेल में हम बाद में देखेंगे, मैं सिर्फ यहाँ पे नाम लिख के बता रही हूँ कैसे मोड है, मतलब किस तरह से खाने को ले रहे हैं। वन इज कॉल्ड दी होलोजोइक, सेकेंड इज कॉल्ड दी सैप्रोफाइट्स, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड दी पैरासाइट्स। इसको बाद में हम डिटेल में देखेंगे पूरा, ठीक है, ओके, क्लियर है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो आई होप यहां तक क्लियर होगा। चलिए अभी देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है, इसको थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑफ फोटोसिंथेसिस। सी, फोटोसिंथेसिस के ऊपर आपका 1 मार्क का भी क्वेश्चन बनता है, आपके फिल इन ब्लैंक के भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इवन 2 और 3 मार्क का भी क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इस पूरे एक सिंगल टॉपिक पे बन जाते हैं और एवरी ईयर ये आता है। आप अगर बोर्ड के पेपर उठा के देखेंगे तो यू विल गेट इट, है ना, एवरी ईयर यू विल गेट दी क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। सो फोटोसिंथेसिस की अगर मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन की बात करूं तो पहली चीज तो आप ध्यान रखिए, फोटोसिंथेसिस में हमें 4 फैक्टर की जरूरत होती है। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? वन इज दी सनलाइट, ठीक है, ये आपने बहुत अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। अनदर इज व्हाट, क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट और क्या चाहिए हमें, CO2 चाहिए, एंड नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, वाटर। ये 4 जो चीजें हैं ये फैक्ट मतलब चीजें मटेरियल हमें चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। अब ध्यान रखिए जब भी किसी भी चीज की हमें डेफिनेशन बनानी है या कुछ और आंसर लिखना है ना, हमेशा कीवर्ड पे अपना फोकस रखिए। ये मैं आपको एक तरीका भी बता रही हूँ आंसर फ्रेम करने का।
लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, क्योंकि कितना आप मगअप करोगे ना। कुछ चीजें हैं जो एज इट इज लर्न करनी होती है, एग्जाम्पल्स एज इट इज लर्न करने होते हैं, बट बाकी चीजों को आप कितना मगअप करोगे, वहां पे फोकस करना है कि मुझे कीवर्ड्स अपने वहां पे जरूर से डालने हैं, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा कीवर्ड्स पे फोकस करता है कि ये कीवर्ड्स लिखे, इट मींस आंसर इज करेक्ट। गॉट इट? समझे? तो फोटोसिंथेसिस की देखो डेफिनेशन क्या होगी, सिंथेसिस ऑफ फूड, synthesis of food by utilizing CO2, water, sunlight, या sunlight को आप ये भी बोल सकते हैं, CO2, water, and in the presence of sunlight with the help of chlorophyll, by plant। ठीक है, ये डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को आप अपनी लैंग्वेज में भी मॉडिफाई कर सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लांट सिंथेसाइज फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड बाय यूटिलाइजिंग CO2 एंड वाटर, है ना। चलिए इसकी अब इक्वेशन जो है ना उसको लिखते हैं। इसमें क्या चाहिए, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 यूज होते हैं, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, और क्या क्या यूज होता है, यहाँ पर सनलाइट हमें चाहिए, राइट, सनलाइट और क्लोरोफिल, और क्या चाहिए, क्लोरोफिल, ठीक है। क्या बनाते हैं, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, इसी के साथ ही ये ऑक्सीजन बनाते हैं। दैट्स वाई प्लांट आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ही है जो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं इस पूरे अर्थ पे, राइट। और साथ में 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज करते हैं। ये ऑक्सीजन जो है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। दिस इज व्हाट, क्या, ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन है ना ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि ये भी 6 मॉलिक्यूल यहाँ वाटर के निकल रहे तो 6 इसमें से माइनस कर दो और सब कुछ हटा के सिर्फ 6H2 यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिखो ही मत। तो ऐसा मत करिए, बेटर है आप इस डेफिनेशन के साथ, इस इक्वेशन के साथ जाए। दिस इज इम्पोर्टेंट, ओके। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, समझे। अब चीज ध्यान रखना, जब ग्लूकोज बनता है ना तो प्लांट क्या करता है, उस ग्लूकोज को अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए यूटिलाइज करता है, क्योंकि प्लांट भी तो रेस्पिरेशन कर रहा है, प्लांट और भी बहुत सारे प्रोसेसेस कर रहा है, उसे भी एनर्जी चाहिए। बट बाकी एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है उसको किस फॉर्म में स्टोर कर लेता है, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ओके। ध्यान रखना, एक MCQ बनता है इस पे, राइट। जबकि एनिमल, जब हम प्लांट को खाते हैं, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट को खाते हैं, राइट, तो एनिमल भी उससे जो भी ग्लूकोज मिला उसको अपनी एक्टिविटीज के लिए यूज करेगा। बट एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होगा उसको भी एनिमल भी स्टोर करता है, किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन। दिस इज ऑल्सो MCQ, ओके। ध्यान रखना, ध्यान रखना। देखो जैसे आपने अभी 9th क्लास में पढ़ा होगा, एडिपोज टिश्यूज के बारे में पढ़ा होगा, जहां पे हमने देखा था कि वो फैट स्टोर करने का काम करती है। तो बेसिकली वो कर क्या रही है, ग्लाइकोजन को ही तो स्टोर करके रख रही है, राइट, ताकि एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है उसको इस फॉर्म में स्टोर करके रखती है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको बनते हैं। यहां तक क्लियर है? आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं, बाकी का हम फिर नेक्स्ट क्लास में लेंगे, राइट। तो आगे बात करते हैं फोटोसिंथेसिस में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, या फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, राइट, उसकी बात करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। यस, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक लिख रही हूँ, इवेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट आता है, ओके। इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। फोटोसिंथेसिस जो है ना वो 3 इवेंट में, 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट इवेंट सबसे पहले क्या होगा, देयर इज अ एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, ओके। हमने क्या किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। कौन एब्जॉर्ब करेगा, हु विल एब्जॉर्ब द सनलाइट, बाय द क्लोरोफिल, ओके। सो क्लोरोफिल फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका काम ही यही है, क्लोरोफिल का सनलाइट को ट्रैप करना, एब्जॉर्ब करना। सो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर देगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, नाउ कन्वर्जन ऑफ, अभी सनलाइट जो इसकी एनर्जी क्या कहलाती है, सोलार एनर्जी। सो कन्वर्जन ऑफ सोलार एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है।
केमिकल एनर्जी। तो बेसिकली इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर हो रहा है वाटर का स्प्लिटिंग। सोलर एनर्जी को अब हमें केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। सी अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो एक केमिकल फॉर्मूला हो गया, अब मतलब कि वो एनर्जी जो है केमिकल फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल डू दी स्प्लिटिंग। ओके, या इसको एक और टर्म भी बोलते हैं फोटोलाइसिस। देखो सिंपल सी मीनिंग देखते, फोटो यानी लाइट, लाइसिस यानी ब्रेक। ओके, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होना, दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस, या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। ठीक है, ये क्या होता है इसकी वजह से, ये वाटर जब ब्रेक होता है तो ये किस में ब्रेक होता है, H+ और एक O2 मॉलिक्यूल। ओके, और हम इसको जाएं तो O2 कैसे ब्रेक हो रहा है, OH जो रिलीज हो रहे हैं यहां से ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या, मैं सीधा बस ये लिख रही हूं, वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन निकलता है, ये आपका इक्वेशन बनता है। ओके, कि O2 हमें किससे मिलता है, O2 CO2 से नहीं मिलता है, वाटर से निकलता है, और ये हाइड्रोजन आयन मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया, हाइड्रोजन आयन। यहां तक क्लियर है। सेकेंड स्टेप में क्या क्या हुआ, अब बात करते हैं इसके बाद थर्ड स्टेप, जिसमें क्या होता है, रिडक्शन। ओके, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। क्या, कार्बोहाइड्रेट, या आप इसको ग्लूकोज भी बोल सकते हो। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या हुआ, रिडक्शन। ओके, सबसे पहले तो हमें रिडक्शन का मतलब ही पता होना चाहिए। रिडक्शन मतलब क्या, ऐड कर देना, किसको ऐड कर देना, हाइड्रोजन प्लस को, आयन को। ओके, जब भी किसी सब्सटेंस में O2 ऐड होता है या O2 रिएक्ट कर जाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जब भी किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ओके, तो यानी कि यहाँ पे CO2 का रिडक्शन, यानी बेसिकली इस CO2 में हाइड्रोजन ऐड होगा। चलो करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन आया और कहाँ पे ऐड हो गया, बीच में आ गया, बीच में आ गया। अब आता कैसे है, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल, ये थोड़ा बैलेंसिंग करना होता है। तो हमें क्या मिल गया, बीच में क्या आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, तो क्या हो गया, CO2 का रिडक्शन हो गया, तो ये हमें क्या मिल जाता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अल्टीमेटली वी गेट द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो समझ में आए फोटोसिंथेसिस के 3 इवेंट्स। ओके, अब कई बार क्वेश्चन आता है क्या ये इवेंट इसी सीक्वेंस में होने जरूरी है, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो डेजर्ट प्लांट होता है ना, वहां पे ये सीक्वेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो हमें O2 या CO2 किसके थ्रू जाता है, स्टोमेटा, यू नो ना, सो स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर। बट अगर डेजर्ट प्लांट डे और स्टोमेटा कब ओपन हो रहे हैं, डे में ओपन हो रहे हैं। ये सब एक्टिविटी भी सबको हो रही है, फोटोसिंथेसिस सब डे लाइट में हो रहा है। डेजर्ट प्लांट अगर डे में स्टोमेटा ओपन करेगा उस CO2 को लेने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ CO2 चाहिए, राइट, तो क्या होगा, एक्सेस वाटर लॉस हो जाएगा। तो वो क्या करता है, डे में अपने स्टोमेटास को बंद करके रखता है। अब बंद करके रखेगा तो ये फोटोसिंथेसिस क्या होगा, कैसे होगा, तो क्या करता है, नाइट में स्टोमेटास को ओपन करता है, नाइट में CO2 को ले लेता है, CO2 को लेके कुछ एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है। ये तो बना नहीं सकता है क्योंकि इसके लिए ये दोनों स्टेप होने जरूरी है, तो कुछ बीच का कुछ प्रोडक्ट बना के बस रख लेता है। फिर सुबह जब डे टाइम में सनलाइट आती है, सनलाइट के लिए स्टोमेटा की जरूरत नहीं है, वहां तो क्लोरोफिल है जो एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद सनलाइट की वजह से ये ब्रेक होगा, ये वाला आएगा और जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के रखा उसको अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले थर्ड स्टेप हो रहा है, फिर 1 और 2 हो रहा है, सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गई। समझ में आया ये वाली चीज कि कैसे सीक्वेंस ऊपर नीचे होती है। सो आई थिंक यहां तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बात करेंगे कि ये फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज लीफ। तो लीफ का एक डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे क्योंकि वो डायग्राम बनाने आता है आपके एग्जाम में। ओके, सो यहां तक कोई भी डाउट होगा ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं वो भी नेक्स्ट ले लूंगी। और बहुत ज्यादा डाउट होगा तो आई कैन टेक अ डाउट सेशन एज वेल, लाइव डाउट सेशन ऑन माय ऐप ऑल्सो। इसलिए मैं कह रही हूँ मेरे ऐप को डाउनलोड करना बहुत जरूरी है, आपको वहां पे बहुत बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, टिल देन कीप डूइंग स्टडी, बाय बाय, टेक केयर।